नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वाक्य रूपांतरण जिसके अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में हम जानेंगे। बच्चों, यह हिंदी व्याकरण का एक मुख्य विषय है और ये कक्षा 10वीं का हिंदी अ और ब दोनों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम वाक्य रूपांतरण या वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य रूपांतरण कैसे किया जाता है और इसके कितने भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, इन सभी को हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से जानेंगे और कुछ उदाहरण भी हम दिखाएंगे। आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाएंगे। यह एक वीडियो आपको पूरा वाक्य रूपांतरण समझने के लिए काफ़ी होगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और हम आरंभ करते हैं हम आज का वीडियो वाक्य रूपांतरण से। बच्चों, वाक्य रूपांतरण को समझने से पहले हम वाक्य के विषय में समझ लेते हैं। बच्चों, आप लोगों को पदबंध वाला वीडियो तो याद होगा। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल पे जा कर के उस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद बन जाते हैं। जब शब्द अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और वो व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में आ जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। और पदों का समूह जब व्यवस्थित रूप में वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पदबंध कहलाता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया था। अब हम वाक्य की बात करते हैं। तो बच्चों, वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता हो, वह वाक्य कहलाता है। पूर्णतः का अर्थ होता है पूरी तरह से। तो शब्दों का ऐसा सार्थक, अब शब्द तो अपने आप में सार्थक ही होते हैं, अर्थात एक अर्थ देने वाले, लेकिन उन समूह का एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए। मतलब शब्द भी ऐसे आगे पीछे करके उठा के रख देने से वाक्य नहीं बनते हैं, बल्कि एक व्यवस्थित रूप में समूह में जब वो कोई एक भाव या विचार प्रकट करते हैं तब वह वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य बच्चों, जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें वाक्य ही हमारी सबसे अधिक मदद करते हैं हमारी बातचीत में, हमारे भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने में। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है। अब यह पूरा एक वाक्य है क्योंकि इसमें शब्द जो हैं वो व्यवस्थित तरीके से और सार्थक रूप में आए हैं। अब अगर हम कह दें विद्यालय मोहन रहा है जा, तो शब्द तो हैं इसमें लेकिन व्यवस्थित नहीं है, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो जब शब्द ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को प्रकट कर रहे हों तो वह वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का यह सार्थक समूह एक अर्थ प्रदान कर रहा है, इसलिए यह वाक्य है। तो बच्चों, वाक्य समझ में आ गया आपको कि जो शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करता हो वो वाक्य कहलाता है। कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो अंग हैं। अब बेटा, कर्ता और क्रिया, ये जो दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, एक है कर्ता, ये देखिए, और दूसरा है क्रिया। अब कर्ता जो है वो होता है करने वाला और क्रिया होता है काम को करने का तरीका या ढंग। तो कर्ता, किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया होती है और उससे फिर वाक्य पूर्ण होता है। तो अब यहाँ पर जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन क्या है? कर्ता है, यानी वो क्रिया करने वाला है, और जा रहा है वह क्रिया है। तो उस क्रिया को करने वाला कौन हुआ? मोहन। तो कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से वो दो अंग हैं हम यहाँ जान लेते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। बच्चों, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो अब ये उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अब हम उदाहरण समझ लेते हैं कि उदाहरण क्या है। मोहन विद्यालय जा रहा है, यह एक वाक्य है। मोहन
विद्यालय जा रहा है। अब हमारा उद्देश्य में क्या बताया गया है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब अगर हम इस उदाहरण को देखें, मोहन विद्यालय जा रहा है, यह एक वाक्य है, तो इसमें कौन विद्यालय जा रहा है? मोहन। यानी मोहन जो है उद्देश्य हुआ, ये मोहन जो है ये उद्देश्य हुआ, क्योंकि इसके विषय में क्या बताया जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य की परिभाषा क्या थी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर मोहन क्या हुआ? उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में बाकी बात कही गई है। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों दूसरा उदाहरण है, माताजी बाजार गई हैं। अब ये माताजी बाजार गई हैं, ये देखिए माताजी बाजार गई हैं। अब यहाँ पर भी बाजार गई हैं, यह वाक्य का अंत है, वाक्यांश है, लेकिन कौन गई हैं? माताजी। तो माताजी के बारे में यहाँ बात कही गई है कि वो कहाँ गई हैं? बाजार गई हैं। तो बार बार मैं बता रही हूँ, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर बाजार गई हैं, किसके बारे में कहा गया है? माताजी के बारे में। तो ये माताजी क्या हुई यहाँ पर? उद्देश्य। माताजी क्या हुई बेटा यहाँ पर? उद्देश्य। तो उपर्युक्त वाक्यों में, उपर्युक्त यानी ये ऊपर जो लिखे हुए वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य, उपर्युक्त वाक्यों में मोहन और माताजी, मतलब ये मोहन और माताजी, ये हो गया मोहन हमारा, ये देखिए मोहन और ये माताजी, ये दोनों क्या हो गए हमारे? ये दोनों हैं उद्देश्य, क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है। तो बच्चों उद्देश्य समझ में आ गया? मतलब ये कर्ता क्रिया के अनुसार वाक्य के दो अंगों में से एक अंग है। ये अंग बच्चों, अंग और भेद, आपने ये दो चीज़ें सुनी होंगी कि वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्य के अंग कितने हैं। तो अंग और भेद में थोड़ा सा एक अंतर है, वो ये समझ लीजिए कि अंग जो है एक हिस्सा होते हैं, अंग हिस्सा, और भेद जो होता है वो अंतर के अर्थ में आता है या उसके अनेक रूप के अर्थ में आता है। तो अंग जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, अब वो अंग हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी उद्देश्य और विधेय जो हैं वो वाक्य के अंग हैं। उद्देश्य और विधेय को अगर हम हटा देंगे तो वाक्य नहीं बन पाएगा, वाक्य नहीं कहलाएगा वो। तो जैसे हमारे अपने शरीर के लिए हमारे अंगों का होना ज़रूरी है, अगर हमारे अंग कोई भंग हो जाता है, कोई अंग अगर हमारे शरीर से हट जाता है, तो हम उस कार्य को जो हम उस अंग से कर सकते थे करने में असमर्थ हो जाते हैं। हालांकि उसका उपाय निकल आता है कि कोई और तरीका हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है। तो ऐसे ही वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय, इन अंगों के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। और भेद जो है वो भेद प्रकारों के अर्थ में आता है कि कितने प्रकार है अंगे। तो ये अंग हैं उद्देश्य और विधेय, और भेद हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो अब हमने ये समझ लिया उद्देश्य किसे कहते हैं, अब हम आगे विधेय को जान लेते हैं। तो बच्चों जो दूसरा अंग है वाक्य का वो है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब कुछ विधेय कहलाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब कुछ विधेय कहलाता है। यानी अभी हमने उद्देश्य जाना, उद्देश्य में क्या था कि उद्देश्य जो है वो कहलाता है जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में अब जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय है। तो हम उदाहरण से जान लेते हैं इस चीज़ को कि उदाहरण में कैसे पता चलेगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब बच्चों पहला उदाहरण है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब ये जो एक उदाहरण है, एक वाक्य है, अब इसमें देखिए कि यहाँ पर विधेय क्या है। ये देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब ये जो है इसमें ये देखिए ये मैदान में खेल रहे हैं, ये जो है वाक्यांश ये किसके बारे में बता रहा है, बच्चे के बारे में। मैदान में कौन खेल रहे हैं, बच्चे, ये बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो बताया गया है
बच्चे के बारे में बताया गया है। और हमने उद्देश्य में क्या जाना था कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चे तो उद्देश्य हो गया। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, मैदान में खेल रहे हैं। तो ये जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा गया है वह क्या कहलाएगा, विधेय। विधेय। ऐसे ही जो दूसरा उदाहरण है ये देखिए, चाजीन ने अंगीठी सुलगाई। अब ये अंगीठी सुलगाई, ये जो है अंगीठी सुलगाई, किसने अंगीठी सुलगाई, चाजीन ने। किसने अंगीठी सुलगाई, चाजीन ने। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो अंगीठी सुलगाई है ये किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है चाजीन के लिए। किसके लिए कहा गया है बच्चों, ये किसके लिए कहा गया है, ये चाजीन के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, चाजीन हो गया यहाँ उद्देश्य, और अंगीठी सुलगाई क्या हो गया, विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब कुछ विधेय कहलाता है। तो ये हमारे वाक्य के दो अंग हुए। ठीक है, अंग जो उससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अगर हो जाएंगे तो वाक्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण उसके दो अंग हैं। अब हम आगे जान लेते हैं कि आगे वाक्य को कैसे समझेंगे। अब इन वाक्यों में बच्चे और चाजीन के बारे में मैदान में खेल रहे हैं और अंगीठी सुलगाई कहा गया है, इसलिए मैदान में खेल रहे हैं और अंगीठी सुलगाई विधेय है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या है, मैदान में खेल रहे और अंगीठी सुलगाई क्या हो गया, विधेय। ठीक है, तो ये हो गया विधेय। फिर है, वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। अब है वाक्य के भेद। अब ये देखिए, वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। किन आधारों पर बांटा गया है वो हम देख लेते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हैं वाक्यों के भेद और फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब बच्चों यहाँ पर हम आज रचना के आधार पर वाक्य भेद की चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो हम आज ये रचना के आधार पर, यानी आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है रचना के आधार पर। ठीक है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो हम लोग जान लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, रचना या बनावट, बनावट के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। अब ये कौन कौन से भेद हैं? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो अभी तक हमने जो जाना वो ये जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, फिर हमने जाना कि वाक्य के कितने अंग हैं और उसमें हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में जाना, और फिर हमने ये जाना कि वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है या बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और अब हमारा जो वीडियो है वो आरंभ होने जा रहा है अपने मूल विषय से। तो हमारा मूल विषय क्या है यहाँ पर? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अब इन तीनों वाक्यों को हम पूरे विस्तार के साथ, उदाहरणों के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य की बात कर लेते हैं। सरल वाक्य, बेटा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सरल यानी आसान। तो सरल वाक्य जिस वाक्य में, सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, वह सरल या साधारण या सामान्य वाक्य कहलाता है। अब एक ही क्रिया हो, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी एक ही कर्ता एक ही क्रिया हो, तो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। सरल क्या होता है बेटा? जिसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, जिसमें हमें किसी तरह का कोई कष्ट ना झेलना पड़े, किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, वह सरल है, वह आसान है। तो यह वाक्य ऐसा होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल एक फ्लो में बहने वाला, एक गति से बहने वाला वाक्य होता है। तो इसमें केवल एक ही क्रिया होती है, या हम कह सकते हैं एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब इसको उदाहरण से हम अच्छे से समझ लेंगे, तो हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, पहला उदाहरण है, माँ ने भोजन परोसा। देखो कितना सरल वाक्य है, माँ ने भोजन परोसा। अब ये माँ ने भोजन परोसा, और हमने यहाँ परिभाषा क्या दी है कि केवल एक ही क्रिया हो या एक उद्देश्य और एक विधेय हो। अब उद्देश्य और विधेय अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। कैसे? क्योंकि उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य
जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा हो। अब यहाँ पर माँ ने भोजन परोसा। अब ये भोजन परोसा ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है माँ के लिए। ठीक है बेटा, तो ये माँ क्या है? ये हमारा कर्ता हो गई, यानी एक उद्देश्य है। और भोजन परोसा, ये परोसना जो है ये क्या है? ये क्रिया हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? ये क्रिया हो गई। तो इसमें एक ही क्रिया है। आप देखिए इसमें क्या है? एक ही क्रिया है। तो ये क्या हो गया है? ये है सरल वाक्य। अब इस वाक्य को समझने में भी हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना बच्चों, समझने में भी ये बहुत आसान है। तो इसीलिए ये कौन सा वाक्य हो गया है? ये हो गया है सरल वाक्य का उदाहरण, माँ ने भोजन परोसा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा उदाहरण है हमारा, कबूतर परेशानी में फड़फड़ाने लगे। अब इस वाक्य में भी देखिए कोई भी इसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई भी इसमें योजक नहीं है, किसी तरह का हमने इसमें जोड़ने के लिए किसी तरह के कोई योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है। इसमें कबूतर जो है, ये देखिए कबूतर एक ही इसमें उद्देश्य है, और फड़फड़ाने लगे ये क्या है? एक ही इसमें विधेय है। कबूतर के बारे में बात हो रही है कि वो परेशानी में फड़फड़ाने लगे, तो यहाँ पर, और फड़फड़ाने लगे क्रिया भी है, तो यहाँ पर क्या है? ये सरल वाक्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम अपने तीसरे वाक्य पर आ जाते हैं। तीसरा वाक्य है, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। क्या है बच्चों ये तीसरा वाक्य? ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब इसमें देखिए ये जो ततारा की तलवार, तलवार जो है यहाँ पर क्या है? ततारा की तलवार, किसकी तलवार? एक विलक्षण रहस्य थी, तो ततारा की। तो यहाँ पर वही बात है, उद्देश्य और विधेय। विलक्षण रहस्य थी, किसके बारे में बताया गया? ततारा की तलवार के बारे में। तो यहाँ पर ततारा की तलवार क्या हो गया है? यहाँ पर ये उद्देश्य हो गया, और विलक्षण रहस्य क्या हो गया है? ये उसका विधेय हो गया। तो ये सरल वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो सरल में ततारा की तलवार जैसे एक इसका उद्देश्य हो गया, और विलक्षण रहस्य थी ये जो है ये इसका विधेय हो गया है। ठीक है, तो ये सरल वाक्य हो गया है। फिर है हमारा अगला उदाहरण जो है वो है हमारा, लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। अब लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। कौन मैदान में घूमने लगे? लोग। ठीक है, तो लोग क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक है, मैदान में घूमने लगे ये क्या हो गया? विधेय। तो लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे, तो यहाँ पर ये भी सरल वाक्य है। ठीक है बच्चों, ये भी एक सरल वाक्य का उदाहरण है। अब हम अपने अगले वाक्य पर आ जाते हैं। अगला वाक्य है, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। अब यहाँ पर अच्छा, ज़िंदगी का अच्छा अनुभव किसे है? भाई साहब को। तो यानी भाई साहब इसमें क्या हो गए? उद्देश्य, और विधेय क्या हो गया? ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। तो ये हो गया हमारा विधेय। तो एक उद्देश्य और एक विधेय क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया है सरल वाक्य का उदाहरण। तो बच्चों सरल वाक्य समझ में आया आपको? तो ये सारे सरल वाक्य के उदाहरण हैं। अब जो हम आगे समझने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम आगे जानेंगे कि सरल वाक्य पहचानते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल या साधारण वाक्यों की पहचान। तो बच्चों सबसे पहले जब आपको वाक्य जब छांटने को आए तो आपको पहचानना है कि इसमें सरल वाक्य कौन सा है। तो उसको पहचानने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? तो सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, आपको ये देखना है। जैसे कि हमने बताया एक ही क्रिया होती है, उसमें एक कर्ता होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सरल वाक्य है। तो सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा क्या महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें किसी भी योजक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसी भी योजक, बच्चों योजक यानी जोड़ने वाला चिन्ह, जोड़ने वाला कोई भी चिन्ह नहीं होता है इसमें। जैसे इंग्लिश में हम कंजंक्शंस कहते हैं ना, तो वैसे ही हिंदी में भी योजक चिन्ह होते हैं, जोड़ने वाले चिन्ह। तो सरल वाक्यों में किसी भी योजक का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी योजक, ये ध्यान में रखना है आपने, किसी तरह का योजक नहीं होता है।
ठीक है, मतलब वाक्य अपने आप में एक उद्देश्य एक विधेय के साथ पूर्ण होता है। फिर जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें याद रखना है वो है कि सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्यों में एक ही क्रिया, ये एक ही क्रिया होती है, तो यह सरल वाक्य की पहचान है। ठीक है बच्चों, सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, यह आप ध्यान रखेंगे तो आपको सरल वाक्य पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सरल वाक्य आपको समझ में आ गया। अब हम संयुक्त वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य बच्चों, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, तो संयुक्त यानी जुड़ा हुआ या जोड़ना। तो संयुक्त वाक्य यानी जब दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय या योजक से जुड़े होते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक, अब जैसे सरल वाक्य में तो एक ही वाक्य होता है, उसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को, सरल वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं आपस में, तो उनको जोड़ने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ योजक चिन्हों का। तो वो योजक चिन्ह होते हैं समुच्चय बोधक, और, एवं, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि। मतलब ये सारे क्या हैं? ये सारे योजक चिन्ह हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे योजक चिन्ह हैं। तो इन चिन्हों से जब वाक्य जुड़ते हैं, ये जैसे और हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, या है, अथवा है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है आदि, मतलब ऐसे बहुत सारे योजक। तो इनसे जब वो वाक्य जुड़े होते हैं आपस में तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य को हम किसी योजक से जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक योजक से जोड़ते हैं, तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब मैं उदाहरण से आपको समझा दूंगी कि उदाहरण पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह सरल वाक्यों से कैसे भिन्न है। अब आप देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और रोशनी छा गई। क्या है ये वाक्य? देखिए, सूर्योदय हुआ और रोशनी छा गई। अब बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें जो ये दो वाक्य होते हैं या दो से अधिक वाक्य होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये अधूरे नहीं होते हैं, ये अपने आप में पूरे होते हैं। मतलब सूर्योदय हुआ कहने में हमें समझ में आ गया कि सूर्योदय हो गया, ये वाक्य अपने आप में पूरा है। रोशनी छा गई, ये भी अपने आप में वाक्य पूरा है। तो इनमें से कोई भी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, दोनों वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ रखते हैं, दोनों का समान, अपने आप में समान अधिकार होता है, यानी कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे घर में एक मुखिया होते हैं, हमारे पिताजी मुखिया, और उसके बाद सब उनकी बात मानने वाले होते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई मुखिया नहीं है, कोई आश्रित नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर अपने आप में पूर्ण हैं। तो सूर्योदय हुआ और रोशनी छा गई, ये रोशनी छा गई, ये दो वाक्य हैं। अब इन दोनों वाक्यों को हमने एक वाक्य बनाना है, संयुक्त वाक्य। तो हमने ये बीच में क्या लिया है? और। ये क्या है बीच में? और ये और क्या है फिर इसमें? यही और जो है समुच्चय बोधक चिन्ह है, योजक है, यही और है समुच्चय बोधक चिन्ह। क्योंकि इसमें क्या है कि सूर्योदय हुआ ये अपने आप में एक वाक्य है और रोशनी छा गई ये अपने आप में एक वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने बीच में योजक का प्रयोग किया और ये योजक है और। तो सूर्योदय हुआ और रोशनी छा गई, ये एक वाक्य बन गया। इसको हमने दो वाक्यों को जोड़कर मिलाकर बनाया है, जो दोनों अपना अलग अलग अर्थ दे रहे थे, वो मिलने के बाद क्या हुआ? एक साथ होकर एक अर्थ दे रहे हैं कि सूर्योदय होने से रोशनी हो गई है, छा गई है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा उदाहरण है, मैंने उसे बहुत रोका, मैंने उसे बहुत रोका परंतु वह नहीं रुकी। मैंने उसे बहुत रोका परंतु वह नहीं रुकी। अब यहाँ पर देखो, मैंने उसे बहुत रोका अपने आप में पूरा वाक्य है, वह नहीं रुकी पूरा वाक्य है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर वह नहीं रुकी, क्यों नहीं रुकी, कैसे नहीं रुकी, ऐसे हमें नहीं लग रहा है कि इस तरह का हमारा अधूरा वाक्य है। ये दोनों अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं। मैंने उसे बहुत रोका, बस खत्म बात। वह नहीं रुकी, ये अलग बात।
लेकिन जब हम इसको योजक से जोड़ देते हैं, समुच्चयबोधक योजक से हम इसको जब जोड़ देते हैं तो वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है बच्चों, बस संयुक्त वाक्य में यही ध्यान रखना है कि इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और हर वाक्य अपने आप में पूरा होता है, और उनको जब हम जोड़ते हैं आपस में तो जोड़ने के लिए जो हम योजक यूज करते हैं वो योजक चिन्ह जो है वो उसकी सबसे बड़ी पहचान है। और योजक मैंने बता दिया, और, एवं, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने उसे बहुत रोका, एक वाक्य, वह नहीं रुकी, एक वाक्य। लेकिन इसमें हमने जब परंतु लगाया तो पूरा ये दो अलग अलग वाक्य मिलकर एक हो गया कि मैंने उसे बहुत रोका परंतु वह नहीं रुकी, यानी मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं रुकी। तो ये क्या हो गया, इसमें संयुक्त वाक्य बन गया है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य बन गया। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब हम तीसरा वाक्य देख लेते हैं। तुम चाय लोगे या कॉफ़ी? अब तुम चाय लोगे या कॉफ़ी होता है ना, जब कोई घर में आता है तो हम पूछते हैं आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, या तुम चाय लोगे या कॉफ़ी। तो इस तरह से जब हम पूछते हैं तो अब यहाँ पर भी देखिए, तुम चाय लोगे एक वाक्य, तुम कॉफ़ी लोगे एक वाक्य। ठीक है, अगर अब हमने इसमें या लगा दिया है तो या से क्या हुआ, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, एक वाक्य बन गया ये, और उसका अर्थ बदल गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम सामने वाले को एक ऑफ़र कर रहे हैं चाय और कॉफ़ी का, उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो चाय लेगा या कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो या है, ये या क्या है, समुच्चयबोधक अव्यय, यानी वो चिन्ह जो इसको जोड़ रहा है। आ गया बच्चों समझ में? तो ये हो गया है हमारा संयुक्त वाक्य का एक अच्छा उदाहरण। ठीक है, अब हमारा जो अगला उदाहरण है वो हम देख लेते हैं। वार्षिकोत्सव में नृत्य संगीत हुआ एवं अतिथि को भी सम्मानित किया गया। अब देखिए, वार्षिकोत्सव में नृत्य संगीत हुआ एक वाक्य, अतिथि को भी सम्मानित किया गया एक वाक्य। हम भी हटा दें तो अतिथि को सम्मानित किया गया अपने आप में पूर्ण वाक्य, यहाँ भी हटा सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन जब हम इनको इस योजक से जोड़ते हैं तो वो देखो क्या अर्थ देता है कि अतिथि भी जैसे उसी उत्सव का हिस्सा है और उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वार्षिकोत्सव में नृत्य संगीत हुआ एवं अतिथि को भी सम्मानित किया गया, एक वाक्य बन गया। तो बच्चों संयुक्त वाक्य में बार बार मैं बता रही हूँ कि दो या दो से अधिक वाक्यों को समुच्चयबोधक योजक से जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य को छांटने में या उसको पहचानने में आपको ज़रा भी समस्या नहीं आनी चाहिए। आपको बस ये देखना है कि जो हम वाक्य देख रहे हैं, अलग अलग वाक्य कर रहे हैं, वो अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपको संयुक्त वाक्य छांटते समय यही ध्यान देना है कि उसमें कितने वाक्य आए हैं, पहले उन वाक्यों को अलग अलग कर लो, फिर देखो कि उनको जोड़ा किस चीज़ से गया है, कौन से योजक से जोड़ा गया है। तो जिस योजक से जोड़ा गया है वो आपका संयुक्त वाक्य का हो गया। और अलग अलग वाक्य करके देख लीजिए उनके पूरे अर्थ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई वाक्य किसी पर निर्भर तो नहीं कर रहा है, तो फिर अगर निर्भर कर रहा होगा तो संयुक्त वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा अगला जो उदाहरण है वो है हमारा, रेखा ने मेहनत की और परीक्षा में प्रथम आई। रेखा ने मेहनत की और परीक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पर रेखा ने मेहनत की, परीक्षा में प्रथम आई, अलग अलग वाक्य हैं, अपने आप में पूर्ण है, और लगाकर हमने इसको एक वाक्य बना दिया है। अब वो रेखा से जुड़ गया। अब आप देखिए इसको, रेखा ने मेहनत की और परीक्षा में प्रथम आई, और वह भी लिख सकते हैं और वह परीक्षा में प्रथम आई, पर यह अपने आप में पूर्ण हो रहा है। तो रेखा ने मेहनत की और परीक्षा में प्रथम आई, यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अब संयुक्त वाक्यों को समझने में, सरल वाक्यों को समझने में। तो अब हम संयुक्त वाक्यों की पहचान भी कर लेते हैं कि जब हम संयुक्त वाक्यों को छांटें तो किस आधार पर छांटें, किन बातों को हम ध्यान में रखें। तो चलिए हम संयुक्त वाक्यों की पहचान देख लेते हैं। संयुक्त वाक्यों की पहचान कैसे की जाए, कुछ बिंदु हैं महत्वपूर्ण बिंदु, तो हम उन पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है
संयुक्त वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसा कि हमने अपना उस पिछली स्लाइड में बताया है कि संयुक्त का अर्थ ही है जुड़ा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ या जोड़ा गया। तो इसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। पहला तो यही है इसकी शर्त। फिर है इनमें सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। इनमें सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थात पूरे होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें जितने भी वाक्य होते हैं वो अपने आप में पूरे होते हैं, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। इसमें सभी वाक्य जो है अपना एक अधिकार रखते हैं, समान अधिकार होता है सबका, कोई मुखिया नहीं होता है इसमें, कोई आश्रित नहीं होता है इसमें। तो जितने भी वाक्य इसके अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं वो सभी अपने आप में पूर्ण होते हैं, यानी उसमें से अगर एक वाक्य हटा भी दिया जाए तो दूसरे वाक्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरा वाक्य उससे प्रभावित नहीं होता है। तो दूसरी पहचान क्या हो गई है कि संयुक्त वाक्य में जितने भी वाक्य जोड़े जाते हैं वे सभी वाक्य अपने आप में पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा इसमें जो बिंदु है महत्वपूर्ण वो है इन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक योजक यानी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हमने बताए हुए और, तथा, एवं, किंतु, परंतु ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ आपको दो या तीन वाक्य आपस में जुड़े दिखे और बीच में उनके योजक दिखे, किसी योजक से उन्हें जोड़ा गया हो, तो वह संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है इनमें सभी वाक्य समान होते हैं, कोई मुख्य या आश्रित नहीं होता। ये मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि संयुक्त वाक्य में जितने भी वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं मोस्टली दो वाक्य होते हैं या दो से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा तीन वाक्य आपस में जुड़ते हैं और वो प्रत्येक वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है अपने, और हर वाक्य के अपना एक समान अधिकार होता है, उसमें कोई मुख्य या आश्रित नहीं होता है। तो यह हमारे संयुक्त वाक्यों की पहचान हो गई है। अब हम मिश्र वाक्य की ओर चलते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य बच्चों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मिश्र यानी मिश्रण, मिक्सचर, यानी जिसमें किसी का मिश्रण किया जाए। ऑब्वियस है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक कई तरह के वाक्य जोड़े जाएंगे, ठीक है, उनका मिक्सचर बनाया जाएगा। लेकिन ये संयुक्त वाक्य से थोड़ा सा भिन्न है। अब कैसे भिन्न है ये हम जान लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक से यानी व्यधिकरण का अर्थ होता है एक दूसरे पर निर्भर करने वाले, आश्रित, तो उन योजकों से जोड़े होते हैं तो वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। अब जैसे संयुक्त वाक्य में हमने समुच्चय बोधक योजक बोला था, यानी जो एक समूह का बोध करा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम जिन योजक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर व्यधिकरण योजक है, यानी ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, कि, आदि, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं व्यधिकरण योजक। बच्चों जब दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक जैसे कि यदि, तो होता है ना, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, क्योंकि उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यद्यपि ऐसा किया तथापि ऐसा हुआ, और कि एक अलग से है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह के योजक होते हैं, ये व्यधिकरण योजक कहलाते हैं। इनसे जो वाक्य जुड़े होते हैं तो वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ये सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक का अर्थ है जो आश्रित, एक दूसरे का सहारा बनकर चलते हैं, व्यधिकरण योजक एक दूसरे से को आश्रय देते हुए चलें, आश्रित हों, तो वहाँ वो योजक, जैसे यदि के साथ तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि साथ, इसलिए, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, तो ये क्या है? व्यधिकरण योजक हैं। तो इनसे जुड़े होते हैं तो वे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? अब इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उदाहरण जो है, किसी भी चीज़ को जब हम प्रमाणित कर देते हैं प्रूफ के माध्यम से, अपने प्रमाणों के माध्यम से जब हम प्रमाणित करते हैं तो वह पुख्ता हो जाती है चीज़, मतलब उसका एक वेटेज बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी अगर मैं सिर्फ परिभाषा कह के छोड़ दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। तो उदाहरण में पहला वाक्य है हमारा, जो किताब तुमने मुझे दी, जो किताब तुमने मुझे दी थी वह खो गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य की तरह दो जो वाक्य होते हैं वह
अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इनमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक जो होता है वो मुख्य होता है और दूसरा आश्रित होता है। तो एक मुख्य उपवाक्य कहलाता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो किताब तुमने मुझे दी थी वह खो गई। अब ये वह खो गई जो है ये किस पर है, ये मुख्य क्रिया है। आश्रित किस पे, ये जो किताब तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ पर दोनों वाक्य, यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य अगर पहचानना है तो ये ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में हमेशा वाक्य अधूरा रहेगा। अब जो किताब तुमने मुझे दी थी अधूरा है, क्योंकि हमें बात ही नहीं समझ में रही कि क्या हुआ उस किताब का। जो किताब तुमने मुझे दी थी वह खो गई। तो ये एक दूसरे पर आश्रित निर्भर करते हैं इसमें उपवाक्य, तो इसीलिए यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो किताब तुमने मुझे दी थी वह खो गई। तो अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये जो है और वह, ये क्या है, व्यधिकरण योजक। ये क्या है, व्यधिकरण योजक, यानी ये जो और वह ये व्यधिकरण योजक के उदाहरण हैं। तो ये व्यधिकरण योजक से जुड़े हैं। किताब तुमने मुझे दी थी खो गई। अब किताब तुमने मुझे दी थी क्या, अधूरा वाक्य है। तो हमेशा मिश्र वाक्य को जब आप पहचानें, आपको अगर आए कि मिश्र वाक्य पहचानिए इसमें कौन सा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो वाक्य अधूरा अर्थ दे रहा होगा वह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्योंकि सरल वाक्य तो अपने आप में पूर्ण होता है, एक ही वाक्य होता है, और जो संयुक्त होता है उसमें जो दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं वो प्रत्येक वाक्य अपना अर्थ देते हैं, उनमें भी अधूरापन नहीं होता है। और संयुक्त वाक्य में अक्सर क्या होता है कि जो योजक चिन्ह होता है वो दो वाक्यों के बीच में आता है, मध्य में आता है। और जो ये मिश्र वाक्य है इसकी पहचान ये है कि मिश्र वाक्य में हमेशा वाक्य अधूरा होता है, क्योंकि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसमें जब भी आप वाक्य पढ़ोगे तो वह अधूरा लगेगा। तो इसीलिए एक पहचान तो यही हो गई, और दूसरा ये कि ये व्यधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। जो वह, यहाँ पर व्यधिकरण योजक है। तो जो किताब तुमने मुझे दी थी वह खो गई। पहला उदाहरण हमारा ये हो गया है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही चोर भाग गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही चोर भाग गया। अब घंटी बजी, चोर भाग गया। घंटी बजी, क्या घंटी बजी, अधूरा वाक्य है, तो यह अर्थपूर्ण नहीं कर रहा है, और इसको पूर्ण कौन कर रहा है, चोर भाग गया। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए हमने किन योजक चिन्हों का, किन उसका व्यधिकरण योजक यूज़ किए हैं, वो है जैसे ही, और इसके बाद वैसे ही। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही चोर भाग गया। तो इस तरह से ये इन योजक चिन्हों के माध्यम से वाक्य पूर्ण होते हैं। इसमें दो उपवाक्य होते हैं, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है बच्चों। अब हमारा तीसरा उदाहरण है इसमें। जब बच्चा घर पहुंचा तब माँ बहुत प्रसन्न हुई। जब बच्चा घर पहुंचा तब माँ बहुत प्रसन्न हुई। अब इसमें क्या है, जब और तब। ठीक है, जब और तब, तो इससे वाक्यों को जोड़ा गया है। अब ये जब और तब क्या है, ये हैं हमारे व्यधिकरण योजक। ठीक है बच्चों। तो बच्चा घर पहुंचा, क्या पहुंचा, क्या हुआ फिर नहीं पता, तो ये अधूरा वाक्य है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई, तो बच्चा घर पहुंचा, माँ बहुत प्रसन्न हो गई। अब ये दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन इनको हम जोड़ेंगे योजक से तो ये पूर्ण हो जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। जब बच्चा घर पहुंचा तब माँ बहुत प्रसन्न हो गई, तो यह आपका मिश्र वाक्य का एक उदाहरण हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने अगले उदाहरण पर। हमारा अगला उदाहरण है, क्योंकि प्रश्न पत्र लंबा था। क्योंकि प्रश्न पत्र लंबा था इसलिए उसे हल करने में अधिक समय लग गया। अब देखिए बच्चों, क्योंकि प्रश्न पत्र लंबा था उसे हल करने में अधिक समय लग गया। अगर हम बोले प्रश्न पत्र लंबा था उसे हल करने में अधिक समय लग गया, तो प्रश्न पत्र लंबा था एक अलग वाक्य जा रहा है, अधूरा वाक्य जा रहा है। उसे हल करने में अधिक समय लग गया, अधूरा वाक्य जा रहा है, उसमें किसे हल करने में अधिक समय लग गया। तो इनको एक बनाने के लिए हमने व्यधिकरण योजक का प्रयोग किया। वो क्या है, क्योंकि और इसलिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो योजक हैं वो है एक तो क्योंकि और दूसरा है इसलिए। तो इनके माध्यम से हमने मिश्र वाक्य पूर्ण किया। क्योंकि प्रश्न पत्र लंबा था इसलिए उसे हल करने में अधिक समय लग गया। अब हमारा अगला उदाहरण है वो है,
अध्यापिका ने कहा था कि परियोजना कार्य करना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि, तो कि जो है वह एक तरह से कथन वाक्यों को पूर्ण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हम आगे आश्रित और मुख्य उपवाक्य के भेद करेंगे, आश्रित उपवाक्य के जो भेद करेंगे उसके अंतर्गत एक भेद आता है संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य के लिए में अक्सर यही कि आता है। संज्ञा उपवाक्य यानी मिश्र वाक्य का जो भेद है आश्रित उपवाक्य, उसके भी कई भेद हैं, 3 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है उसमें की आता है, उसकी पहचान होता है की। तो अध्यापिका ने कहा था कि परियोजना कार्य करना है। तो यहाँ पर अध्यापिका ने कहा था कि ये जो है ये व्यधिकरण योजक है, परियोजना कार्य करना है यानी प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो यहाँ पर हमारा जो योजक है वो है की। तो ये जो की है ये इसकी वजह से हमारा यह मिश्र वाक्य का एक उदाहरण हुआ। तो बच्चों ये हमने अभी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य समझे। अब हम जल्दी से मिश्र वाक्य की पहचान कैसे की जाती है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिश्र वाक्यों की पहचान। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, ये मैंने पहले बताया आपको इसमें। तो इसमें मुख्य उपवाक्य, जैसे संयुक्त में क्या होता है, दोनों ही समान होते हैं उपवाक्य, और सरल में तो एक ही वाक्य होता है। तो मिश्र में क्या होता है कि एक मुख्य है एक आश्रित है, इसमें से अगर एक वाक्य भी हटा दोगे तो वह अपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 2 उपवाक्य होते हैं, पहला एक मुख्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरा है इनमें दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए व्यधिकरण योजकों का प्रयोग किया जाता है। व्यधिकरण योजक मैंने बताए हैं कि जैसा, तैसा, यद्यपि, तथापि और क्योंकि, इसलिए, ये सारे व्यधिकरण योजक होते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा जो मुख्य बिंदु जो हमें याद रखना है वो है मुख्य वाक्य की पहचान के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिस उपवाक्य में प्रश्न बनता है वह मुख्य उपवाक्य कहलाता है। और दूसरा इसमें जो है वो देखिए, जिस उपवाक्य में प्रश्न का उत्तर मिलता है वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो हमारा जो वाक्य था वह जो किताब तुमने मुझे दी थी वह खो गई। अब हमारा प्रश्न क्या बना था, क्या खो गई, ठीक है। तो वो खो गई जो है वह हमारा हो गया मुख्य वाक्य, उपवाक्य, और उत्तर हमें किस में मिल रहा है, जो किताब तुमने मुझे दी थी। तो ये जो किताब तुमने मुझे दी थी यह आश्रित उपवाक्य हुआ, ठीक है बच्चों। तो मुख्य वाक्य की पहचान, अब इसमें हमने मिश्र वाक्य की पहचान कर रहे थे, लेकिन मिश्र वाक्य के भी क्योंकि भेद होते हैं आश्रित और मुख्य, तो यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि आश्रित उपवाक्य कैसे छांटते और मुख्य उपवाक्य कैसे छांटते हैं। तो बच्चों जब भी आपको मिश्र वाक्य में ये ध्यान रखना है कि आश्रित और मुख्य सिर्फ मिश्र वाक्यों के अंतर्गत होते हैं, संयुक्त और सरल के अंतर्गत नहीं होते हैं। तो मिश्र वाक्यों में अगर आपको पूछा जाए कि इसमें मुख्य उपवाक्य कौन सा है, आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो आप बड़े आसान तरीके से छांटिएगा। देख लीजिएगा कि जिसमें प्रश्न बन रहा है वह तो मुख्य उपवाक्य होगा, और जिस उपवाक्य में उस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है वह आपका आश्रित उपवाक्य होगा। तो यह आपको आश्रित और मुख्य उपवाक्य छांटने का भी मैंने बता दिया है। और फिर है मिश्र वाक्य पढ़ने में अधूरा लगता है, ये मैंने बताया था कि यह तब पूर्ण होता है जब दूसरा उपवाक्य हम उसमें जोड़ते हैं। जैसे कि अब हम यही बात कहते हैं कि जैसे ही घंटी बजी, अब जैसे ही घंटी बजी अगर हम इतना कहें तो यह मिश्र वाक्य, यह जो है ये वाक्य पूर्ण नहीं है, लेकिन हमें पहचान में आ रहा है कि हाँ इसके साथ जब हम कहेंगे वैसे ही चोर भाग गया तो वह पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यह अधूरा वाक्य है। अब यह अधूरा वाक्य ना तो संयुक्त हो सकता है ना ही सरल हो सकता है, क्योंकि संयुक्त में तो दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं और उनको जोड़ने के लिए बीच में योजक होता है, और सरल वाक्य तो अपने आप में पूर्ण होता है। तो इसीलिए मिश्र वाक्य की पहचान करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य पढ़ने में अधूरा लगता है और यह तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ दूसरा उपवाक्य जोड़ा जाता है। तो बच्चों ये हुई मिश्र वाक्यों की पहचान। और अब आप विशेष एक चीज़ ध्यान में रखना कि वाक्य बदलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका मूल अर्थ नहीं बदलना चाहिए, कि जब भी हम वाक्य परिवर्तित करें तो हमें उसका मूल अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यानी उसका जो मुख्य अर्थ है। अब जैसे हम ये
एक वाक्य है, जैसे अभी हमने चर्चा की, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही चोर भाग गया। अगर हम इसको सरल वाक्य में बदलते हैं तो इसमें जो अर्थ छिपा है वो अर्थ नहीं गायब होना चाहिए। हम इसका सरल अर्थ कैसे बनाएंगे? सरल कि घंटी बजते ही चोर भाग गया। देखिए उसका अर्थ तो यही निकल रहा है ना कि चोर भाग गया। कब भागा? घंटी बजा। तो जब हमने सरल वाक्य में बदला तो हमने क्या किया कि व्यधिकरण योजक जो थे वो हटा दिए। व्यधिकरण योजक क्या थे? जब घंटी बजी या जैसे ही घंटी बजी वैसे ही चोर भाग गया। तो जैसे ही और वैसे ही व्यधिकरण योजक थे, तो हमें इसको सरल वाक्य में बदलना था। तो हमने बनाया कि घंटी बजते ही चोर भाग गया। अब देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का योजक नहीं है, यह इसमें अपने आप में एक उद्देश्य और एक विधेय के साथ वाक्य पूर्ण हो रहा है। अगर हम इसी को संयुक्त वाक्य में बदलें तो हम कहेंगे घंटी बजी और चोर भाग गया। समझ में आया? घंटी बजी अपने आप में पूरा वाक्य है, चोर भाग गया अपने आप में पूरा वाक्य है। तो घंटी बजी और चोर भाग गया, यह संयुक्त वाक्य हुआ। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं और अगले वीडियो में मैं इसके वाक्य रूपांतरण यानी वाक्य कैसे बदले जाते हैं, मिश्र वाक्य से सरल कैसे बनता है, सरल से संयुक्त कैसे बनता है, तो वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही मिश्र वाक्यों के जो दो भेद हैं, आश्रित और मुख्य उपवाक्य, और फिर आश्रित उपवाक्य के भी जो उपभेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्द ही मैं वह दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको वाक्यों की पहचान अच्छे से हो गई होगी। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और बच्चों बस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। बच्चों जैसे आपके कमेंट आते हैं तो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि अगर आप इसमें कमेंट करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ और जहाँ तक आप इनको शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कीजिए। और बच्चों जिन्होंने आज तक अभी तक मेरे इस चैनल को ये हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको मेरे इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो बच्चों बस ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहिए आसान तरीके से। हिंदी को बहुत ही अपने आसान तरीके से सीखते हुए उसको अपनाइए, उसको अपना इतना प्यार दीजिए कि हिंदी पूरे विश्व में विश्व की भाषा बन जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने भविष्य में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और हिंदी भाषा पर गर्व महसूस करेंगे। तो बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, औरों को भी प्रसन्न रखिए और इसी तरह आप अपनी तैयारी करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।